राम भरोसे जी, आपका भी बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इस वेबिनार में हिस्सा देकर जो मेरा मान बढ़ाया है, उस मान का मैं सम्मान करती हूँ। और आज का जो विषय है, विषय तो बहुत ही व्यापक है विषय, और जिस संक्रमण से हम आज गुजर रहे हैं, और शायद इसी तरह के वेबिनार ने हमको ये संबल प्रदान किया है कि जो हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनसे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही सभी आयोजक संयोजक सभी को मेरा नमस्कार है, और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने समय तक धैर्य रखकर कार्यक्रम सुन रहे हैं। और मैं भी लगातार 3 बजे से बैठी हूँ। थोड़ी मेरी व्यस्तता दूसरे कार्यक्रमों को लेकर थी, इसलिए मैंने ये आग्रह किया। इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके कार्यक्रम को मैं बीच में कर रही हूँ। और मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आ रही है आवाज। अच्छा। लोक साहित्य पे बहुत बात हुई, भीम जी ने भी बहुत अच्छी बात की, संजीव नेगी जी ने भी कहा, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी विभा बता रही थी तो कि किस तरीके से लोक संगीत का जो क्षरण हो रहा है, जो नैतिक पतन हो रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और ये सब बातें हम सभी जानते हैं और सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज और ऐसा तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे संस्कृति का एक महाकुंभ होता है, कि विभिन्न प्रदेशों की, आप समझिए गोवा से भी, साउथ से भी, गढ़वाल से भी, आप इतने लोगों का, और गुजरात से जो गाकर बताया बहुत अच्छा। तो ऐसा लग रहा है कि यही तो लोक संस्कृति का उत्सव है, यही तो लोक संस्कृति का उत्सव है, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें लोक जीता है, जिसमें लोग जीते हैं, और इसी संस्कृति से हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। ये लोक संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं थोड़ा सा अलग, अब लोक साहित्य पर मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगी। मैं सीधे भोजपुरी जो है उसके ऊपर मैं आऊंगी, और भोजपुरी लोकगीतों पर मेरा विषय भी रहा है, मैं इस पे काम भी कर रही हूँ। और आपको एक क्षेत्र से परिचित भी कराना चाहती हूँ जो बड़ा व्यापक क्षेत्र है। भोजपुरी, जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुर से इसका संबंध है। बक्सर सब डिवीजन के पास, डुमरांव के पास नैका भोजपुर, पुरनका भोजपुर से इसका संबंध राजा भोज से माना जाता है। और वहां से यह निश्चित भोजपुरी बोली, जो आज देश में नहीं विदेशों में भी बड़े अच्छे से वहाँ पे, चाहे वो मॉरिशस हो और फिजी हो, गुयाना हो, ट्रिनिडाड हो, दक्षिण अफ्रीका हो, रशिया हो, सब जगह ये बोली देश के अलावा विदेशों में भी है। और देश में तो पूरा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हम ये पूरा बेल्ट भोजपुरी। हाँ, क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा के कारण जरूर स्थान परिवर्तन से थोड़ी बहुत जो लोक भाषा का जो बदलाव है, शब्दों का बदलाव है, टोन का बदलाव है, वो आता रहता है। तो लेकिन फिर भी उसका भाव एक ही है। और कहा जाए तो हर प्रदेश की लोक संस्कृति का मूल भाव एक ही है। चाहे हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन हमारा भाव नहीं बदलता है। जो भाव लोक संस्कृति में है, जो भाव इन लोक गीतों में है, वो नहीं बदलेगा, वो वही रहता है, क्योंकि हम लोग हैं, हमारा भाव तो एक ही है, चाहे कहीं भी हम निवास करें। तो भाव हमारा एक, और वही भाव हमारे हर जगह के लोक गीतों में मिलता है। वहां की संस्कृति का प्रभाव उन लोक गीतों पे रहेगा। जहां जहां की संस्कृति है, हर प्रदेश की, हर क्षेत्र की लोक संस्कृति का प्रभाव उन लोक गीतों में रहता है। और जैसा कि हमारे विद्वानों ने कहा कि हमारे लोकगीत क्या हैं, हमारे जो समाज है, हमारा जो लोक है, उसके मुंह बोलते चित्र हैं। यानी कि उस समाज की हर कार्य विधि, चाहे वो हर्ष हो या शोक हो या दुख हो या सुख हो, विषाद हो या आर्थिक संघर्ष हो, सांस्कृतिक उत्थान पतन हो, जो भी हो, या सामाजिक राजनीतिक चेतना हो, सबका हमको रूप उन गीतों में मिलता है। तो ये केवल गीत नहीं है, ये हमारे केवल गीत नहीं है, ये तो हमारे पूर्वज हैं। आप समझिए, ये हमारा अतीत है। और जब हम इन लोक गीतों को सुनते हैं, इसका गहन विश्लेषण करते हैं, तो हम अपने आप को जानते हैं, स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। और ये गीत हमें एक पूर्वज की तरह हमारा संरक्षण करते हैं। हमें अपने जो संदेश हैं, अगर उनको हम देखें, तो आप देखिए आपका जीवन कितना सरल, कितना कठिनाइयों से रहित और कितना ऊर्जावान हो जाएगा। एक एक चीज की जो बात है इन लोकगीतों में हमें दिखाई देती है। तो ये लोकगीत केवल गीत नहीं है,
ये हमारे जीवन की झांकी है, हमारी लोक संस्कृति का ये उत्सव है, हमारी लोक संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं, हमें प्रस्तुत करते हैं, हमारे तत्कालीन स्थिति को प्रस्तुत करते हैं, और हमें एक पुराने का आग्रह भी रखते हैं और नए को भी लेकर अपने में चलते हैं और हमें नई राह दिखाते हैं, परंतु पुराने से हमें छूटने नहीं देते हैं, हमें जड़ों से उखड़ना नहीं छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ना, अभी विभा ने जैसा कहा कि हम लोक गीतों को इस तरीके से देख रहे हैं कि अश्लीलता, और वाकई अगर भोजपुरी का भी हम कहें तो लोग इस तरीके के आजकल गाने आ रहे हैं कि आप उनको देखकर भोजपुरी को ऐसा ही समझते हैं, शिष्ट जो समाज है वो सोचता है अनपढ़ लोगों का ये तो बड़ा अश्लील। तो ये बनाया किसने है अश्लील? ये उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने भोजपुरी लोकगीतों के सौंदर्य को जाना ही नहीं है, उसके बारे में समझा ही नहीं है। आप बताइए, जब हम भाषा से अनभिज्ञ हैं, जिनको भोजपुरी भाषा या अन्य भाषाएं जो भी हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, गढ़वाली हो, गुजराती हो, अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप उसके गीत के भाव से कभी जुड़ नहीं पाएंगे। आपको गीत के भाव से जुड़ने के लिए आपको भाषा से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जब हम गाते हैं, अगर हम भोजपुरी गा रहे हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा शब्द का जो एक फ्लो है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो उस गीत को हम अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और वो फ्लो, वो शब्द को कहने का ढंग, वो जो हम एक फेंकते हैं जिसे शब्दों को लोगों के ऊपर जब हम निछावर करते हैं शब्दों को, तो उसके लिए भाषा का ज्ञान होना तो जरूरी है। अगर एक बंगाली व्यक्ति है, गुजराती व्यक्ति है, वो अपनी भाषा में जितनी सुंदर अभिव्यक्ति, हर तरह से, चाहे स्वरों का उतार चढ़ाव हो, उसकी तारता तीव्रता हो, उच्चता नीचता हो, उसको कहने का ढंग हो, मुलायमियत हो, जो वो व्यक्ति करेगा, गुजराती व्यक्ति, वो हम नहीं कर पाएंगे। और जो हम करेंगे अपने भोजपुरी भाषा में, वो अन्य भाषा भाषी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर भाषा का एक भाव होता है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम केवल शब्दों पे जाते हैं। ठीक है, आज तो व्यावसायिकता का जमाना है, प्रोफेशनल लोग हो गए हैं, और हम जैसा परसेंगे समाज को खाना, भोजन की थाली जैसी हम परसेंगे, वैसा ही समाज को खाने की आदत पड़ेगी। अब हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह का खाना परसना चाहते हैं, उनकी जो इच्छा है उसको हम कैसा बनाना चाहते हैं, उनको हम किस तरह का दें कि वो संतुष्ट हों। तो जब लगातार हम इस तरीके से जो एक नैतिकता की हद पार कर जाने वाले अश्लील द्व्यर्थी संवादों को, द्व्यर्थी गीतों को हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर से लोकगीत के प्रति क्या प्रेम उमड़ेगा? फिर हमें बस कष्ट होता है इस तरीके से, सुंदर जिसमें हमारी पूरी संस्कृति निहित है, उसको हम कलंकित कर रहे हैं नए लोगों को इस तरह का गीत सुनाकर। क्योंकि जो नया जनरेशन है वो पुराने को नहीं देख रहा है, उसके वो सौंदर्य को नहीं समझ पा रहा है, तो वो अनजान है उस सौंदर्य से। तो हम जो उसको दिखा रहे हैं वही वो देख रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है हम किस तरह के लोगों को सुने, किस तरह के लोगों की चॉइस को बनाए हम। जो संगीत जन मनोरंजन था, वही संगीत भव भय भंजन भी था, जो हमें वो मनोरंजन प्रदान करता था, जो हमें ऊर्जा से, उत्साह से, उमंग से भर देता था, वही हमारे अंदर आज नकारात्मक छवि लेके आ रहा है। तो इसमें दोष हमारा ही है कि हम क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्वालिटी कितनी तेजी से घटा रहे हैं। आज मैं भोजपुरी लोकगीतों की बात करूंगी, और भोजपुरी लोकगीतों में क्रिएशन ले पंडित राम नरेश त्रिपाठी हो, या दुर्गा शंकर प्रसाद मिश्र हो, कृष्णदेव उपाध्याय हो, कृष्णदास हो, या फिर आपका श्रीधर मिश्र है, या सभी लोगों ने, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, बहुत लोगों ने कार्य किया। उस कार्य को हमको कहते हैं ना कि पूर्वजों की कही हुई बात को आगे बढ़ाना, उसको अनुपालन करना, अनुशीलन करना भी हमारे नए लोगों का ये कार्य है कि उन्होंने जो बातें कही हैं उसका गहन विश्लेषण करें, और उनकी बातों के पीछे हुए जो मौलिक संदेश है, उन गीतों के पीछे हुए छुपा हुआ जो उसका मान है, उसको हम कितना बनाए रखते हैं, और इस परंपरा को आगे अपनी पीढ़ी तक कितना हम आगे लेकर जा सकते हैं। भोजपुरी कहें तो ये आप समझिए कि लोक साहित्य की विधाओं में, वाचिक और मौखिक विधाओं में आप समझिए भोजपुरी लोकगीतों की सबसे ज्यादा संख्या है। 50% से भी ज्यादा हमें यही विधा उपलब्ध है, और पीढ़ियों से हमारे शिशु पीढ़ियों से हमारे जो लोगों को ये मिल रहा है। मौखिक परंपरा में बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं के कंठ में जो सुरक्षित है, वो आगे की पीढ़ी को मिल रहा है।
अब आगे की पीढ़ी का ये कर्तव्य बनता है कि कैसे उन गीतों का संरक्षण करके हम रखें। आज हम बात करेंगे थोड़ा भोजपुरी लोक गीतों की, तो मैं शुरू करूंगी संस्कार गीतों से। आप देखिए, जब सबसे पहला जो संस्कार होता है वो जन्म संस्कार होता है। तो जन्म संस्कार के अवसर पे सोहर जैसे गीत गाए जाते हैं। और सोहर जैसे गीत जो हैं, आप उसका अगर शब्द देखें, साहित्य देखें, सौंदर्य देखें, रस भाव देखें, तो हम कहते हैं कि जब हमारे लोक कलाकार थे, उन्होंने किस तरीके से इन गीतों की रचना की, इनका धुन का निर्माण किया कि वो गीत के भाव हमारी बिल्कुल मनोदशा से कोरिलेट करते हैं, एक हमारे मन की भावनाओं के साथ संवाद करते हैं। जिन अवसरों पे जो गीत बने हैं, वो उसी अवसर के अनुकूल, जैसा हमारा मन का भाव रहता है, उसी के साथ परस्पर बिल्कुल अनुकूल बने हुए हैं। तो सोहर जैसा गीत जो है कि प्रसूता स्त्री जब सौरी में है तो सोहर गाया जाता है। और उसमें किस तरीके से आप देखिए कि संबंधों का कितना सुंदर, आदमी कहता है कि ननद, भौजाई, सास, इनका संबंध बड़ा विचित्र दिखाई देता है हम लोग को, बड़ा उसमें, लेकिन गीतों में ऐसा नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। अगर मिलता है तो हास परिहास के उसमें मिलता है। और दो चार गीत तो हमेशा ऐसे रहते हैं जिसमें आपको उंगली उठाने का मौका मिले। लेकिन आप सुनिए बहुत सुंदर सोहर कि एक स्त्री है और सास अपनी बहू की जब वो संतान उत्पन्न करती है तो बहू उसको कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि सास की हमेशा तमन्ना होती है कि वो अपने पोते पोतियों को खिलाए। और किस तरीके से सास और बहू का जो सास का संवाद है बहू से, सोहर मैं आपको सुना रही हूँ। और इसकी धीरता, गंभीरता आप देखिए कि जब प्रसव पीड़ा होती है तो एक स्त्री किस तरीके से तन से, जब वो बहुत व्यथित है तो मन से भी थोड़ी व्यथित है, तो उसकी जो दशा है किस तरीके से, लेकिन ये गीत कितना उसको उत्साहित करते हैं और उस पीड़ा से उबरने में सहायक हैं। देखें, पनवाए सनधानी पातर, कुसुमाई सन सुंदर हो, ललना बहुआ के भैले ललनवा, आंगनवा उठे सोहर हो। अब ये देखिए लय कितना अच्छा चल रहा है कि एक प्रसव स्त्री का जो मनोभाव है, और सास पूछ रही है उससे कि मचिया बैठल तो हो सासू, बहू से आरज करहो, ए बहुआ कवन कवन फल खैलू, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। अब बहू क्या कहती है कि खैली में अमवाई मिलिया, घेवदा फल के रवान हो, ए भऊ ए सासू छिली छिली खैली नवरंगिया, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। अब इतना सुंदर एक मौलिक संदेश है कि इतना सुंदर अगर संतान उत्पन्न हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण है। उसी तरीके से ननद पूछती है कि कौन सा नेम व्रत भौजाई ने किया जिससे इतना सुंदर मुझे भतीजा प्राप्त हुए। तो एक बहुत सुंदर, और सोहर के बाद अब इसकी गति कितनी आप धीमी है कि जो हमें बड़ा ही सुंदर एहसास करा रही है संतान उत्पन्न होने पर जो खुशी है। इसके बाद जब सौरी के बाद जब बाहर निकलती हैं महिलाएं तो फिर उत्साह और उमंग के साथ पूरे घर में बड़ा सुंदर मनाया जाता है त्योहार की तरह। और तो ऐसे गीतों खिलौना गीत गाने की परिपाटी है। और खिलौना तुरंत वो भाव चेंज हो जाता है खिलौना गीतों का सोहर से तुरंत। और किस तरीके से ननद है या देवर है, किस तरीके से नए जो वो है मेंबर के नए सदस्य के आने की जो खुशी है, भतीजा भतीजी के आने की खुशी है, तो किस तरीके से वो अपनी इच्छा को, वो किस तरीके से अपने खुशी को वो प्रकट करते हैं। तो जब हम उत्साह उमंग में होते हैं तो हम बहुत, हमारा जो होता है ना कि कार्य बहुत तेज गति से और हम उछलते कूदते हुए करते हैं, तो गीतों में भी यही भाव दिखाई देता है। तो उस समय जो गाए जाने वाले गीत हैं इस तरीके से कि
आंगनवा में खेले गोरी तेरो ललना, आंगनवा में खेले गोरी तेरो ललना, तेरो ललना गोरी तेरो ललना, आंगनवा में खेले गोरी तेरो ललना। अब ये ढोलक की थाप पर पूरा परिवार बहुत ही खुशी और रोमांच से झूम रहा है। तो किस तरीके से एक प्रसव पीड़ा से जो व्यथित जो प्रसूता स्त्री है उसको कितनी खुशी, कितना आनंद मिल रहा है, ये परिवार का एक बहुत सुंदर रोल है इसको बनाए रखने में, उसको ऊर्जावान बनाए रखने में, उस पीड़ा से उबारने में। देखिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि हास परिहास का जब आता है तो आप देखेंगे कि नेग लेने का ननद का बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई भतीजा हुआ है तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो भौजाई भी कहती है कि ठीक है, वो भी हास परिहास कि ठीक है भाई, मेरे पास जो है मैं वो तुम्हें दूंगी। तो बधावा गीत मिलता है। तो ननद किस तरीके से कहती है अपनी भौजाई से कि रुपया मांगे ननदी लाल के बधाई, रुपया मांगे ननदी लाल के बधाई। तो अब जो बहू है, भौजाई है, वो सोच रही भाई मेरे ही घर का पैसा है तो उसको बचाना है। तो बोल रही है कि 1 रुपया मोरे ससुर के कमाई, 1 रुपया मोरे ससुर के कमाई, अठन्नी ले जा ननदी लाल के बधाई, अठन्नी ले जा ननदी लाल के बधाई। ये देखिए रिश्तों की मधुरता, रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों की खूबसूरती कितना सुंदर हमें लोक गीतों में मिलता है। आज तो हम परिवार में रह नहीं रहे, हर व्यक्ति दूर दूर रह दीदी आवाज बंद हो गई आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही उधर से। सर जरा मेरी वीडियो आपने ऑफ कर रखी है, वहां से खोल दीजिएगा। हेलो राम भरोसे जी, आवाज आ रही है? हाँ दीदी अब आ रही है आवाज, बीच में नहीं आ रही थी। जी जी। अच्छा, कुछ ब्रेक हो गया था तो मुझे लगा कि शायद आवाज नहीं आ रही है, हाँ स्क्रीन से एकदम हाँ। गायब हो गया। जी जी जी, शुरू शुरू कीजिए दीदी, वहीं से शुरू कीजिए। जी अच्छा अच्छा, तो फिर मैं वहीं से शुरू करती हूँ। जी। कि विवाह गीत चाहे लड़के का हो, लड़के का हो या लड़की का हो, दोनों अवसर पे गाए जाने वाले गीतों का प्रकार भी अलग रहता है और उनका भाव भी अलग रहता है। जब बेटे की शादी होती है तो पूरा परिवार खुश रहता है क्योंकि नया बहू आने वाली है भाई, घर में एक उत्साह का माहौल रहता है। तो जब उस समय गीत गाए जाते हैं तो बड़े उल्लास वाले रहते हैं। जैसे मान लीजिए गा रहे हैं, हे राम ब्याहन आए लखन सह बल्ला बने हैं, हे राम ब्याहन आए लखन सह बल्ला बने हैं, राम के माथे सोनन की मोरी, राम के माथे सोनन की मोरी, हे लड़ियां लटकत आवे लखन सोह बल्ला बने हैं, हे राम ब्याहन आए लखन सोह बल्ला बने हैं। अब ये खुशी का है कि भाई लड़के का विवाह है, हर प्राणी, हर माता पिता, भाई बहन, परिवार के सभी सदस्य बड़े खुश हैं। परंतु जब बेटी की शादी होती है तो सारा परिवार एक विचित्र सी पीड़ा से ग्रसित होता है। उसको पता है, एक पिता को पता है कि उसकी बेटी जाने वाली है पराए घर, एक भाई को पता है कि उसकी बहन जाने वाली है, एक भौजाई को पता है कि उसकी ननद जाने वाली है, एक माँ को पता है कि उसकी
जो चिड़ैया है उसके घर को छोड़कर जाने वाली है, दूसरे के घर पे बसेर लेने वाली है, तो वो पीड़ा, वो दुख कैसे परिवार सहन करता है और सारे कार्य को पूरा करता है। तो बेटी भी बहुत उदास है और बेटी कहती है कि ऐसा दिन, अपने पिता से कहती है कि ऐसा दिन क्यों आता है कि बाबा तुम्हारे घर इतने दिन रहने के बाद मुझे दूसरे घर जाना पड़ रहा है, तुम्हारा घर मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। भाई को तो ऐसा नहीं है, भाई तो यहीं रहता है। तो पिता, तो क्या तुम हमसे, भाई से कम प्यार करते हो? मेरा मोह तुम्हारे लिए कम है? तो पिता कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और वो किस तरीके से कह रहा है? खोरी खोरी दूधवा पियवली बेटी, दहिया खियौली छालीदार, अकोरा से बेटी हो भुइया ना उतरली, अब बेटा से बढ़ के दुलार। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। खोरी खोरी यानी दूध को जमा के उसका मलाई निकाल निकाल के मैंने तुमको दूध पिलाया है, जमी हुई जो मलाई है उसका मैंने दही खिलाया है, अपनी गोद कोरा से मैंने तुम्हें कभी भूमि पर नहीं उतारा है, और बेटा से बढ़ के तुम्हें दुलार किया है, ऐसे क्यों कहती हो? तो बेटी कैसे कहती है कि काहे खातिने बाबा दूधवा पियवला हो, दहिया खियवला छालीदार हो, काहे न बाबा हो भुइया से उतरला हो, काहे कैला तना दुलार हो, जनते तरहला बाबा पर घर जइबो हो, काहे कैला तना दुलार हो। बेटी भी द्रवित हो जाती है, कहती है कि बाबा फिर तुमने क्यों ऐसा किया, क्यों मुझे दूध दही खिलाया, कोरा से मुझे गोद से भूमि पर नहीं उतारा और बेटा से बढ़ के दुलार किया, तो ऐसा क्यों किया जब मुझे दूसरे घर ही भेजना था। तो एक इस तरीके का ये लोक धुनों का संयोजन हमारी मनोदशा के साथ कितने सुंदर तरीके से हुआ है। और जब विदाई होती है, आप देखिए तो घर का ही व्यक्ति नहीं, पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव गिराव के लोग रो पड़ते हैं बेटी की विदाई में। और विदाई का गीत देखिए कितनी मंथर गति से चल रहा है कि जो विदाई है, जो लड़की की जो मनोदशा है और माता पिता की जो मनोदशा है, उसके अनुरूप देखिए आप गीत का जो अंश है, गीत का जो लय धुन है कि माई के रोवे से नदिया बहत है, बाबा के रोवे बेला तार हो, अब भैया के रोवे चरण धोती भीजे, अब भौजी नयन नलोर हो। किस तरह से परिवार के सदस्यों की जो मनोदशा है व्यक्त की गई है। तो अभी मैं गा रही हूँ और मेरी सिहरन हो गई है ऐसे गीतों को गाकर, ऐसा लग रहा है जैसे सिहर उठा है बदन। तो और अब मैं आगे चलती हूँ, आपको ज्यादा मैं करुण रस से मैं वो नहीं करूंगी। अब आगे चलते थोड़ा हास परिहास को देखते हैं कि किस तरीके से अन्य उस पे विदाई तो हो गई बेटी की। अब बेटा जब बहू लेकर आता है तो सास कितनी खुश है, माँ कितनी खुश है। तो पहले पालकी होता था, पालकी में डोली में बैठ के बहू आती थी, तो हमें कैसे सास कितनी खुश होकर बेटे का वो परीक्षण करती है। तो परीक्षण का जो गीत है कितना सुंदर है कि हाथ के सिंहरवा ले ले
अम्मा वाली ठाढ़ हो, हाथ के सिंदूर वाले ले अम्मा वाली ठाढ़ हो, अखोल बचवा पलक के बढ़िया सेनुरा बहोरी हो, खोल बचवा पलक के बढ़िया सेनुरा बहोरी हो, सोने के सिंदूर वाले ले अब अम्मा वाली ठाढ़ हो, खोल बचवा पलक के बढ़िया सेनुरा बहोरी हो। राम भरोसे जी आवाज आ रही है ना? जी दीदी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है ना? ठीक। अब आप देखिए कि कोई कोई रस्म ऐसा होता है जिसमें रिश्तों का बड़ा सुंदर दिखता है कि किस तरीके से दो परिवार जब जुड़ता है तो कितना सुंदर एक दूसरे परिवार का जो संवाद है। एक शादी होने के बाद एक मड़वा हिलाई का रस्म होता है ना, कि जब बेटा बहू को लेकर जाता है तो दोनों समधी मड़वा हिलाते हैं। तो मड़वा हिलाई के समय का जो गीत है वो थोड़ा हास परिहास से कटाक्ष से भरा हुआ रहता है। तो कैसे और नेक दिया जाता है भाई, जो कन्या पक्ष वाले लोग हैं वो वर पक्ष के मतलब वर के पिता को नेक भी देते हैं मड़वा हिलाई में। तो किस तरीके से वो स्त्रियां गाती हैं गीत कि अरे माड़ो के हिलाई समधी मांगे समधिनिया, अरे माड़ो के हिलाई समधी मांगे समधिनिया, अब मड़वा में भीड़ भइल भारी, अब बड़ा रंग बाज समधी हो, मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंग बाज समधी। राम भरोसे जी बार बार ये लिख के आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज नहीं आ रही है? दीदी आवाज आ रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है, कहीं कहीं नेटवर्क की दिक्कतें हैं, लेकिन आवाज आ रही है आपकी तरफ से दीदी। अच्छा ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सुन जी। अच्छा ठीक की दिक्कत है, उनको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों की प्रॉब्लम है जी। अच्छा, तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से जब दो परिवार जुड़ते हैं तो कितना सुंदर रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक संवाद, इतना नेक लेने देने की जो प्रथा है वो सिर्फ देने लेने से नहीं कोई मतलब है, एक रिश्तों को बांधे रखने की, रिश्तों को बनाए रखने की ये प्रथा सब है कि नेक मांगना और नेक लेना और देना। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं कि ये तो संस्कार गीत हो गए। अब हम आगे थोड़ा सा ऋतु गीतों के ऊपर चलते हैं कि किस तरीके से नारियों की जो मनोदशा है वो हमें ऋतु, देखिए ज्यादातर लोकगीत है वो नारी कंठ में सुरक्षित है, नारियों के द्वारा ही गाए गए हैं, क्योंकि जितने भी हमारे संस्कार हैं, ऋतु गीत हैं या व्रत पर्व के गीत हैं, देवी देवताओं के गीत हैं, वो सब ज्यादातर नारियों से रिलेटेड हैं। नारी ही इसके इर्द गिर्द, इस परिधि में नारी ही है। तो नारियों की मनोदशा का बहुत सुंदर चित्रण ऋतु गीतों में देखिए कि कैसे पहले फागुन आता है तो हमारा मन की दशा कैसी होती है, ऊर्जा और उमंग से भरी होती है। तब हम गाते हैं कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, एक ये इस तरीके से होता है। या फागुन में उड़े अबीर बोलो सारा रा, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही चैत आता है, चैत का महीना जब आता है तो एक आलस्य लिए हुए होता है। मुझे तो आवाज नहीं आ रही है मैडम। हेलो स्नेहलता मैम आवाज आ रही है, आपके उधर कोई दिक्कत हो सकती है। मैम आवाज आ रही है, अब जारी रखिए दीदी। अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से किस तरीके से हमारा जो फागुन का जो उत्साह है वो किस तरीके से एकदम से चैत माह आते ही जो एक आलस्य आता है वो हमारे शरीर पे भी वो हावी होता है और फिर गीतों में भी दिखाई देता है। तो फिर उस गीत की जो धुन है, जो लय है, जो उसकी तारता तीव्रता है बदल जाती है, और शब्द और सौंदर्य भी। किस तरीके से एक स्त्री कहती है कि चैत मास में जब हमारे पिया आएंगे तब हम चुंदरी रंगाएंगे। तो कैसे वो अपनी जो इच्छा है वो व्यक्त कर रही है कि चैत मासे चुनरी रंगई बे हो रामा, जब पिया आई हैं चैत मास चुनरी रंगई बे हो रामा, जब पिया आई
यानी जब पिया आएंगे तब हम चुंदरी रंगाएंगे। और ऐसी उसकी इच्छा है, ऐसी उसकी एक आकुलता व्याकुलता है कि जो बहुत दिनों से विदेश गए पति नहीं आ रहे हैं, तो सोच रही शायद चैत माह में हमारे पति आएंगे तो मैं चुंदरी रंगाऊंगी। तो अब यही चीज आप देखिए कि जब सावन आता है तो हर स्त्री के लिए सावन उसको हरा भरा कर देता है, उसके जीवन को भी हरा भरा कर देता है, तन मन को हरा भरा कर देता है। परिवेश और वातावरण तो हरा भरा होता है, प्रकृति भी उसको हरा भरा करती है। और जो नवविवाहिता युवतियां हैं वो भी ससुराल में, वो भी बहुत खुश हैं, मायके की याद नहीं आ रही है। और जो मायके में है वो अपने ससुराल को याद करके पीहर में है लेकिन पति को याद कर रही हैं। तो किस तरीके से चुंदरी रंगाने की ही बात किस तरीके से सावन में कजरी में एक स्त्री कहती है और आग्रह नहीं करती है और पूरे दबंगई के साथ कहती है कि यही सावन में हो, यही सावन में चुनरी रंगाई द पिया, जिया भर माई द पिया ना, कि यही सावन में चुनरी रंगाई द पिया, जिया भर माई द पिया ना। अब पहले चुनरी रंगा दो के धानी रंग रंगाई द, पहले चुनरी रंगाई दो के धानी रंग रंगाई द, ओके आरी आरी गोटवाटा काई द पिया, जिया भर माई द पिया ना। तो ये एक खुशी का, एक उमंग का जो है वो समय के साथ, ऋतु के साथ कैसे नारी का मनो जो भाव है वो कैसे बदलता है। और वहीं पे एक स्त्री है जो अपने ससुराल में है और भाई आया है उसको लेने। ज्यादातर होता है कि सावन में लड़कियां शादी के बाद अपना पीहर में जाना पसंद करती हैं, क्योंकि बहुत दिनों से वो सावन में पीहर में रह रही थी, तो भाई या पिता जाके लेना चाहता है। परंतु स्त्री नहीं जाना चाहती है, उसको ससुराल का सुख इतना अच्छा लग रहा है कि वो जाना नहीं चाहती है। तो अपनी ननद कहती है कि तुम्हारा भाई आया है लेने, तो भौजाई कहती नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो किस तरह से कह रही है कि मोरे भैया ले आना वैया हो, मोरे भैया ले आना वैया हो, सवनवा में ना जइबो ननदी, मोरे भैया ले आना वैया हो, सवनवा में ना जइबो ननदी। सोने की थाली में जेवना परोसो, सोने की थाली में जेवना परोसो, चाहे भैया जेवे चाहे जाए, सवनवा में ना जइबो ननदी। यानी भाई खाना खाए या ना खाए लेकिन मैं उसके साथ सावन में ससुराल को छोड़ के पीहर नहीं जाऊंगी। इस तरह की भी मतलब भावनाएं जो हैं हमें वो मिलती हैं। श्रम गीतों का देखें तो बहुत प्रकार श्रम गीतों के मिलते हैं, जो चाहे खेत की निराई बोवाई रोपनी सोहनी का गीत है, या आप समझ जाइए पालकी ढोते समय जो कहार गाते हैं, जाता पीसते समय जो महिलाएं गाती हैं जतसार गीत। तो इतने श्रम गीत हमें मिलते हैं कि उनका एक अलग वर्गीकरण है। और ये श्रम गीत जो हमारे श्रम का परिहार करते हैं, जब स्त्री थक जाती है कार्य को करते हुए या कोई कार्य अत्यंत श्रम साध्य है, कठिन है, तो उसको किस तरीके से हम हल्का करते हैं इन गीतों के माध्यम से। तो उन गीतों में जो अभिव्यक्ति है महिलाओं की वो भी दिखती है। बहुत सी महिलाएं सामूहिक रूप में फिर गीत गाती हैं, जैसे कौन रंग मूंगवा कवन रंग मोतिया कवन रंगना, अरे कवन रंग मूंगवा कवन रंग मोतिया कवन रंगना, नदी तोर बीरना कवन रंगना हो, नदी तोर बीरना कवन रंगना, अरे लाल रंग मूंगवा सफेद रंग मोतिया संवर रंगना, भौज मोर बीरना संवर रंगना। तो इस तरीके से वो अपने, और इन गीतों में आप देखिए कि जो महिलाएं कभी स्वतंत्र रूप से बोल नहीं पाती थीं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती थी सामूहिक रूप से, वो किस तरीके से इन गीतों में निकल कर आता है। आप देखिए कजरी गीतों का विषय वैविध्य इतना अधिक है कि आप कोई भी विषय अगर आप छूना चाहें तो कजरी गीतों में आपको जरूर मिलेगा। मेरे पास बहुत से ऐसे गीत हैं कजरी गीत जिसमें हमें नारी की विभिन्न मनोदशाओं का चित्रण मिलता है, उनकी अभिव्यक्ति का मुखरता के साथ उसमें हम देखते हैं, उन मुखर होके वो बोल रही हैं, अभिव्यक्त कर रही हैं। आप समझिए कि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वर्तमान समय में, आप देखिए पारंपरिक लोक गीतों में महिलाओं ने कितना पुरजोर प्रतिरोध किया है
पुरुषों के रवैये के ऊपर। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कोई अपने ऊपर कुछ ऐसा नहीं लेगा, लेकिन गीतों की मैं बात कर रही हूँ, पुरुष कृपया नाराज नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए कितना प्रतिरोध मुखर ढंग से, कि अगर कोई पति नकारा है, बिल्कुल आवारा है बिल्कुल, तो पत्नी किस तरीके से गीतों में कहती है कि हमरो बलमुआया वारा पे पर तर मारे नजारा हो, है वो कहते मतलब हमारा सखी से कह रही कि हमरो बलमुआया वारा पे पर तर मारे नजारा हो। अब वो बहुत समझाती है कि तुम ऐसा काम मत करो, गांव गिराव के लोग कितना बोल रहे हैं, मेरी सहेलियां तंज करती हैं कि इस तरह का नकारा पति मिला है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो पत्नी किस तरीके से उसका बदला लेती है कि कहती ठीक है तुम घूमो तो मैं भी घूमूंगी। तो कहती है का करी है बलमु बेचारा नजर तरे मारब नजारा हो, अब बड़ा खिसी आई है तो घर में ना आई है। अब वो कह रही है उससे कि भाई गुस्सा करके क्या करोगे, कि बड़ा खिसी आई है तो घर में ना आई है, अरे मैं के में कर ले गुजारा पे पर तरे मारब नजारा हो, यानी कि नैहर में रह लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, और जो तुम काम कर रहे हो वही काम हम करेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि यदि कोई पुरुष मद्यपान कर रहा है, शराब पी रहा है, तो पहले तो गांजा पीते थे, सुरती खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो महिलाओं को उससे बहुत उलझन है। तो किस तरीके से कजरी गीत में स्त्री कह रही है कि सखी हो मोरा करम जरी गईले, सखी हो मोरा करम जरी गईले, अपियवा मिलल गंजेड़ी ना, यानी कि अपने सखी से कि मेरा तो कर्म जल गया, जो पिया मुझे गांजा पीने वाला मिल गया। और वहीं पे जो बेरोजगार पति है उसके लिए वो क्या कह रही है स्त्री कि जांगर चोर बलमुआ जियरा के जवाल बा, कि जांगर चोर बलमुआ जियरा के जवाल बा, पैसा बिना लाचार बाना, कि जांगर चोर बलमुआ जियरा के जवाल बा, पैसा बिना लाचार बाना, यानी जांगर चोर जो वो है वो मेरे जी का जवाल है। भांग पीने वाला पति है, वो रोज कहता है कि अपनी स्त्री से कि भाई भांग पीसो, और स्त्री पीसते पीसते उसके हाथ में दर्द हो रहा है लेकिन वो सुनने वाला नहीं है। तो किस तरीके से वो कह रही है कि सुनन नदी के भाई, अरे सुनन नदी के भाई भांग हमसे ना पिसाई, सुनन नदी के भाई भांग हमसे ना पिसाई, हमरा दर्द होला हो, हमरा दर्द होला नीर में कलाई में, भांग के पिसाई में ना, हमरा दर्द होला नरमी कलाई में, भांग के पिसाई में ना, यानी कि वो सारी चीजों को नकार रही है कि जो जो तुम्हारे दुर्गुण है मैं अब उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। तो महिला सशक्तिकरण बहुत परंपरा से हमारे यहाँ रहा है, शायद हमने उसको देखा नहीं है। आज हम भाषिक उसमें हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ये लोकगीतों में हमें बहुत मिलता है। और आप समझ जाइए लोकगीतों में कि वो मिलता है जो इतिहास में भी नहीं मिलता है। जब इतिहास की कड़ियां टूटती हैं तब हमें लोकगीतों को देखना पड़ता है। ऐसे शब्द जब हमें कहीं नहीं मिलते हैं साहित्य में, तब हमें लोकगीत में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि तत्कालीन समय में इस शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। उसी तरीके से देखिए भिखारी ठाकुर भोजपुरी के, जिसको शेक्सपियर कहा जाता है उनको, और बहुत से उन्होंने भोजपुरी नृत्य जो है, विदेशिया नृत्य, विदेशिया गान, विदेशिया नाटक, उन्होंने उसकी वजह से उनको इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया है कि भोजपुरी का उनको शेक्सपियर कहा जाता है। उनके ज्यादातर जो विदेश में जो काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर, जो जिस तरह से अपने पैसा अर्जन करने के उससे वो विदेश चले जाते थे, विदेश करने मतलब कलकत्ता चले जाते थे, रंगून चले जाते थे, या मॉरिशस चले जाते थे, जो पूरा गिरमिटिया से गवर्नमेंट संस्कृति ही एक है। तो किस तरीके से एक वेदना है, जो पीड़ा है जो मन की, कि किस तरह से विदेशिया गीत में है। आप देखिए कि गवना कराई पिया घर बैठवले की, अपने तो बैठे परदेस
दिनवा गिनत मोरी अंगूरी खियैले की रहिया ताकत नैना था के रे विदेसिया। इस तरीके से इतना सुंदर भाव जो है कि विदेश में रह रहे पति के बिना स्त्री किस तरह से ससुराल में रहती है, किस तरीके से वो उसकी विरह को वो बर्दाश्त करती है और घर का पूरा काम वो करती है। और देर तो नहीं हो रहा है राम भरोसे जी, बहुत तो नहीं? दीदी टाइम तो हो ही रहा है दीदी, और उनको अच्छा, बस मैं 2-3 गानों के साथ आपको बस मैं आपको खत्म करूंगी कि हमें जो समाज में जो इस तरह की वृत्तियां थी, जो कुप्रथाएं थी, उनका भी बहुत सजीव चित्रण हमें लोकगीतों, भोजपुरी लोकगीतों में मिलता है कि जैसे बेमेल विवाह है या बाल विवाह है, उसका किस तरीके से सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। और इसी तरीके से कि संयोग श्रृंगार का आपने देखा, वियोग श्रृंगार के मैंने इतने आपको बताए बहुत जल्दी जल्दी 2-2 लाइन गीतों में। और किस तरीके से संयोग श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है, कहीं की अतिशयोक्ति हो जाती है। तो इस संयोग श्रृंगार के गीत के साथ मैं अपने गीत की बात समाप्त करूंगी कि एक पत्नी है, वो किस तरीके से पति से कहती है कि हमरे झूलनिया के छैया बलम दोपहरिया गवाइल हो, हमरे झूलनिया के छैया बलम दोपहरिया गवाइल हो, 4 राजा गर्मी के दिनवा, 4 महीना राजा गर्मी के दिनवा, टप टप चुवे पसिनवा बलम मुख बेनिया डोलाई दहो। इस तरीके से बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हमें गीतों में दिखाई देती है। मैंने बहुत ज्यादा समय आपका लिया, लेकिन गीतों को गाने में थोड़ा तो समय लगता है। और संगीत लोक गीतों की जो सबसे बड़ी विशेषता है ना कि उनकी गेयता, उनकी रसात्मकता, उनकी सहजता, उनकी सरलता तुरंत व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु इन गीतों के पीछे हुए जो हम तथ्य है, अगर उनका हम अनुशीलन करें, उनको देखें, तो ये चिकित्सकीय रूप से हमें प्रभावित करती है। और ये संगीत जो है अपने आप में जो एक चिकित्सा है कि ये महिलाएं जो इतने कष्ट में रहकर भी, गांव की महिलाएं सुबह उठकर जाता पीसकर वो किस तरीके से खाना पूरे परिवार के लिए वो आटा पीसती थी, और किस तरीके से वो अपनी पति से दूर रहकर ससुराल में रह रही हैं, किस तरीके से श्रम की पीड़ा है, विरह की पीड़ा है, पीहर से दूर रहने की पीड़ा है, इन सारी पीड़ा का वो गाकर अभिव्यक्त करती थी। और वही उनकी चिकित्सा होती थी, वही उनकी मनोभावना को, वही उनकी मनोदशा को तृप्त करता था, उनको दूसरे दिन फिर सुबह उठकर कार्य करने के लिए उसी श्रम के साथ प्रेरित करता था। तो वो अपना इलाज वो स्वयं करती थी। और आज ये गीत हमसे दूर हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है कि हम उन गीतों के पास जाना नहीं चाहते, उनको समझना नहीं चाहते। और गीतों से दूर होने का मतलब है कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो हमें पुरजोर प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी संस्कृति को बचा कर रखें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। और पूरे परिवार को, महाविद्यालय परिवार को, सुनने वाले सभी लोगों को, इस मंच पे जो उपस्थित हमारे विद्वज्जन हैं, जिन्होंने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें कही लोक साहित्य को लेकर, गुजराती साहित्य को लेकर, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और बहुत मुझे कुछ सीखने का मौका मिले, मैं हमेशा ये सोचती हूँ मुझे कहीं से कुछ भी सीखने का मौका मिले तो मैं उसे आत्मसात करना चाहती हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार पुनः राम भरोसे जी आपको मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, शोधार्थियों को साधुवाद देती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी मैसेज भी आ गया है कि ज्योति सिन्हा मैडम के तो वेबिनार एक अलग से किया जाए, उनके
भोजपुरी गीतों को लेकर। तो मैम जो चीजें आपने यहाँ बताई और सच में हम कई कुछ जगह तो हम बिल्कुल आंखों से ही बिल्कुल पानी हमारे आ गया, बिल्कुल इस तरह से आपने जिस तरह से शुरुआत की। तो यही संगीत की सफलता है और यही उस गाने वाले की सफलता है कि अगर वो मन में उतर जाए और मन में उतर कर वो आंखों में झलक जाए। तो ये इसके लिए दीदी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस तरह से मैं भी आभारी हूँ राम भरोसे जी, और मैं आपकी प्राचार्य मैडम से भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन जो किया। और आप कभी भी जब सेमिनार का आयोजन करें लोक संगीत पर, आप मुझे बुलाएं, मैं भी आपके विद्यालय में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी, कुछ मुझे कहने का मौका मिले, आपकी संस्कृति से जुड़ने का। ये तो संस्कृति का संस्कृति से संवाद है, स्वयं का स्वयं से संवाद है ये वेबिनार। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप जब भी मुझे याद करें मैं जरूर आऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ये तो हमारा अधिकार है दीदी, हम अधिकार से भी आपको बुलाएंगे। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ गोपाल शरण जी जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हरीश शेट्टी सर जी हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये राजेश जी हैं, राजेश सर हैं हमारे, इनका भी स्वागत है। और गुलाब चंद जी, इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये सब मेरे आदरणीय गुरुजन हैं। अब महिपाल जी आपका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बड़ा इंतजार मैंने आपको करा दिया। और अब हम आपको सुनना चाहेंगे सर कि आप अपने श्रीमुख से वास्तव में गढ़वाली लोकगीतों पे काम करते हुए आपने क्या महसूस किया और किन चीजों को आपने समस्याओं के रूप में देखा। और इतना ही नहीं, आप भावी पीढ़ी से या हम जैसे युवाओं से या हमारे जो शोधार्थी उनसे क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं और किस तरह से हमें आगे इस अपने गढ़वाली लोक संस्कृति को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो आदरणीय महिपाल सर, आपका मैं प्रणाम करते हुए आपको बुलाता हूं कि आप अपने वक्तव्य रखिए सर। आदरणीय महिपाल सिंह सर। सर अनम्यूट कर लीजिए सर, महिपाल सर अनम्यूट कर लीजिए। महिपाल सर, सर आप अनम्यूट कर दो उनको। नहीं, मैंने तो यहाँ से किया है, उनसे हो रखा है वो पहले से। अच्छा, ओके सर, अनम्यूट हो गया। जी 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 सर। सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर जी। स्वागत है सर, प्रणाम जी। आप सबको नमस्कार। मैं साहित्य का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, अब तक मैं साहित्य के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों की बात सुन रहा था।